सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। कराची में रेस्टोरेंट्स में एक मरतबा फिर इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी का फैसला कर लिया गया है। कमिश्नर कराची ने कल से तमाम रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ ओपन जगह पर डाइनिंग की इजाज़त होगी। कराची के तमाम रेस्टोरेंट्स में एक बार फिर से इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी का फैसला कर लिया गया और कमिश्नर कराची ने कल से तमाम रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी है। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ ओपन जगह पर डाइनिंग की इजाज़त होगी, टेक अवे की इजाज़त होगी, ताहम इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कमिश्नर कराची की जानिब से ये फैसला जारी किया गया है। पंजाब काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल का बिगल बज गया। आइंदा 24 घंटे अहम हो गए। काबीना के अंदर कुछ नए चेहरे शामिल करने का फैसला हो गया है और नाम भी फाइनल कर लिए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफ़ी भट्ट, अब की बार कौन से चेहरे हैं जो कि काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं? देखें जी, अभी तक 3 नाम हमारे सामने आए हैं, जिनके अंदर यावर अब्बास बुखारी, रज़ीन अब्बासी और मुसर्रत जमशेद चीमा, इन तीनों के नाम हमारे सामने आए हैं और जो ज़राए उनका ये कहना है कि इन तीनों को काबीना के अंदर शामिल किया जा रहा है और आइंदा चंद घंटों के अंदर जो है इसका नोटिफिकेशन भी कर दिया जाएगा। वज़ीर कानून बिशारत राजा की जो 2 वजारतें जो उनसे वापस ली गई, सोशल वेलफेयर और बैतुल माल, वो दी जाएंगी। वाज़ेह रहे कि यावर अब्बास बुखारी जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन 2 के भी सरबराह है, चेयरमैन है और अब उन्हें काबीना के अंदर शामिल किया जा रहा है। ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म ने टेक्सटाइल पॉलिसी के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। पॉलिसी में 2025 तक टेक्सटाइल बरामदात 20 अरब 80 करोड़ डॉलर तक ले जाने की तजवीज़ दी गई है। पॉलिसी हतमी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भिजवाई जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, अपडेट कीजिएगा, क्या तजवीज़ किया गया है इस पॉलिसी में? पॉलिसी में जी 2025 तक टेक्सटाइल बरामदात 20 अरब 80 करोड़ डॉलर तक जो है ले जाने की तजवीज़ है। टेक्सटाइल पॉलिसी में टेक्सटाइल बरामदात बढ़ाने के लिए इकदाम जो हैं उसको तजवीज़ किया गया है। इसके साथ जो बिजली गैस के जो टैरिफ कम और फाइनेंसिंग बढ़ाने और नए जो मंडियों तक रसाई की तजवीज़ है। टेक्सटाइल सेक्टर को बिजली 9 सेंट से कम करके 7.5 सेंट पर फ्राहम करने की तजवीज़ आई है सामने। इसी तरह RLNG गैस जो है वो $6.5 PMMBTU फ्राहम करने की तजवीज़ है। इसी तरह 2025 तक जो मिड फाइबर है वो 30% से बढ़ाकर 50% तक का इस्तेमाल करने की तजवीज़ है। लेकिन इसके साथ जो दीगर इसमें मामलात हैं उस पॉलिसी की वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दी और हदायत की है कि उसको जल्द अज जल्द ECC से मंजूर करवाई जाए और उसके बाद वफाकी काबीना में लाया जाए, जहाँ पर इसकी हतमी जो है वो हतमी मंजूरी ली जाएगी। ठीक है अवैस कयानी, आप साथ ही रहिएगा, इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एप्टमा आदिल बशीर साहब। आदिल बशीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए नई पॉलिसी के मुसव्वदे की मंजूरी दी गई है, जो तजावीज़ इसमें पेश की गई हैं, सर क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जी टेक्सटाइल पॉलिसी जो है इंडस्ट्री की कंसल्टेशन के साथ बनी थी और इसको प्राइम मिनिस्टर साहब को कोविड से कुछ हफ्ते पहले प्रेजेंट किया गया था, जबकि उन्होंने उस वक्त अप्रूवल दिया था, बट कोविड की वजह से थोड़ी सी डिलेज आ गई थी। बट ये है कि जी ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है एंड इसमें से कई चीज़ें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, जो कि हमारे लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डिमांड्स थी, जो कि बिजली और गैस के टैरिफ्स के सिलसिले में, तो वो तकरीबन 1.25 साल तक हमें ये टैरिफ्स मिले हैं, जिस वजह से हमारी जो इंडस्ट्री की ऑलरेडी, अगर आप देखें, डिस्पाइट कोविड हमारी कोई तकरीबन 10% की ग्रोथ पिछले 1 साल में क्वांटिटी एंड वैल्यू में भी हमारी बढ़ी है। और इसी वजह से और गवर्नमेंट के बेशुमार जो स्टेप्स लिए हैं, हमने कोविड के होने के बावजूद हमने अपना एक्सपोर्ट्स को इस फर्स्ट क्वार्टर में भी हमारी तकरीबन गारमेंट की, होम टेक्सटाइल्स की और वैल्यू एडिड सेक्टर की 10 से 15% बढ़ी है। एंड ये पॉलिसी की अगर इम्प्लीमेंटेशन जल्द हो जाए तो हम समझते हैं कि हम ये जो टारगेट्स हैं $21 बिलियन का अगले 5 साल में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का, वो बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का आदिल बशीर साहब, चेयरमैन एप्टमा हमारे साथ मौजूद थे। अवैस कयानी, आपका भी बहुत शुक्रिया।
कपास, शुगर और गंदम के बाद ज़राअत की देखभाल के लिए भी पंजाब में 14 रुकनी आला तरीन कमेटी बना दी गई। कमेटी की सरबराही गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को सौंपी गई है। वज़ीर ज़राअत पंजाब और वफाक से मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड के नुमाइंदे शामिल होंगे। सेक्रेटरी ज़राअत वाइस चांसलर ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कमेटी में शामिल हैं। ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज को खुसूसी तौर पर इस कमेटी में शामिल किया गया है। CEO फातिमा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज फवाद मुख्तार भी कमेटी में शामिल हैं। डायरेक्टर फॉर ब्रदर्स जावेद कुरैशी और SMU के हेड फजील आसिफ को कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कपास, शुगर और गंदम के बाद ज़राअत की देखभाल के लिए पंजाब में 14 रुकनी आला तरीन कमेटी बना दी गई है। लंदन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा के इंतजामात ताहाल मुकम्मल ना हो सके। उनकी मैयत गुज़िश्ता रात रेजेंट पार्क मस्जिद के सर्दखाने में मुंतकिल की गई थी। नमाज जनाजा के बाद बेगम शमीम अख्तर की मैयत को तदफीन के लिए पाकिस्तान भिजवाया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं। लंदन से हमारे नुमाइंदे असद अली मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। असद अली, बताइएगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो कि अभी मुकम्मल की जानी है, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? शरीफ फैमिली के ज़राए इस बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि बड़ा मसरूफ़ दिन रहा है आज। एवरफील्ड एवेन्यू में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज़ात, चूँकि बेगम शमीम अख्तर की जो वफ़ात है वो इन एवरफील्ड अपार्टमेंट्स में हुई है, तो उस हवाले से जो भी वफ़ात यहाँ पर बरतानिया में घर पर होती है तो बहुत सारे दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है। और चूँकि बेगम शमीम अख्तर जो कि वालिदा है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की, उनकी मैयत को, जस्ते खाकी को पाकिस्तान लेके जाना है, तो बहुत सारी कानूनी और कागजी कार्रवाई होना अभी भी बाकी है। आज आपको बताते चले कि गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 2.5 घंटे तक दस्तावेज़ात के लिए पुलिस और मुतलका इदारे यहाँ पर मौजूद रहे। और आज सुबह से जो शरीफ ख़ानदान के अहम ज़राए हैं, जो अहम करीबी हल्के हैं, वो वेस्टमिंस्टर काउंसिल के, कॉर्नर ऑफिस के और डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहे हैं। और अभी 5 मिनट पहले वही हल्के और वही करीबी जो अहबाब हैं शरीफ फैमिली के, वो फिर दोबारा गाड़ी में बैठकर यहाँ से रवाना हुए हैं। और अभी तक वो दस्तावेज़ात की जुस्तजू में है कि जल्द अज जल्द इनको मुकम्मल कर लिया जाए। दूसरी तरफ आपको ये बताते चले कि आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ जिन लोगों ने मुलाकात की है उनमें साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार हैं, सलमान शहबाज हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, आबद शेर अली और मुस्लिम लीग की कारकुनों की आज बहुत कम तादाद एवरफील्ड एवेन्यू पर आई। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जब हमने साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से मैयत की मुंतकली के बारे में, पाकिस्तान रवानगी के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ हमें दस्तावेज़ात का इंतज़ार है और कानूनी जो कार्रवाई है उसको मुकम्मल होना है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तकरीबन जुमेरात तक ये कागजी कार्रवाई जो है ये मुकम्मल हो सकती है और जुमेरात या जुमे के दरमियान में बेगम शमीम अख्तर की जो मैयत है वो पाकिस्तान रवाना की जाएगी। इसके साथ एक बड़ा सवाल है कि कौन बेगम शमीम अख्तर की मैयत के साथ पाकिस्तान रवाना होगा। तो आपको ये बताते चले नाजरीन कि अभी तक जो बड़े नाम सामने आए हैं उसमें शरीफ ख़ानदान की जो ख़वातीन जिन पर नैब के मुकदमात नहीं हैं, जिन पर पाकिस्तान में वो वांटेड लिस्ट में नहीं हैं, वही अफराद बेगम शमीम अख्तर के हमरा पाकिस्तान रवाना होंगे। आज जब हमने बात की सलमान शहबाज जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि शहबाज शरीफ ने आज सलमान शहबाज से और नवाज शरीफ साहब से यहाँ पर रब्ता किया है। बेगम शमीम अख्तर की तदफीन के हवाले से तफसीली मुशावरत हुई है, उनकी कब्र कुशाई के हवाले से और रायविंड में कहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जानी है उसके बारे में उनकी मुकम्मल मुशावरत हुई है। यहाँ पर आपको पता चले नाज़रीन, ठीक है, मुशावरत का सिलसिला जारी है, डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल की जा रही है असद अली मलिक अपडेट करने के लिए। और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना है कि बेगम शमीम अख्तर की मैयत मुंतकिल करने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, जबकि कल तक कानूनी दस्तावेज़ात मुकम्मल कर ली जाएंगी। पहले डॉक्यूमेंटेशन वो कल सुबह तक होगी, फिर वो उनको फ्यूनरल जो है उनको मॉर्चरी को इजाज़त होगी जी, वो फिर तैयार करें, फिर मशहर के साथ कोऑर्डिनेशन होगी जी। तो ये 2-3 दिन अभी लग जाएंगे, 2-3 दिन जी, जुमेरात हम कल क्लियर हो जाएगा जी। ऐसे लंदन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत के लिए अजीज़ व अकारिब की आमद का सिलसिला जारी है। एवनफील्ड फ्लैट्स में आने वालों में शहबाज शरीफ की अहलिया और दामाद शामिल हैं। आज ताज़ियत के लिए कौन कौन आया ये जानते हैं एवनफील्ड फ्लैट्स के बाहर मौजूद हमारे नुमाइंदे वकास अहमद से।
वकास अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ की वालदा शमीम अख्तर की मैयत ताहा लंदन में ही मौजूद है, जबकि नवाज शरीफ, हसन हुसैन नवाज और दीगर जो अहल खाना है वो एवन फील्ड हाउस में मौजूद हैं और उनसे वालदा की वफ़ात पर तज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला भी जारी है। लेकिन कोविड के SOPs की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सिर्फ जो करीबी अजीज़ हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है, बल्कि किसी भी कारकुनान को या किसी भी मुकामी कायदीन को या ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किसी सरकर्दा शख्स को यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं है। आज सुबह से सिर्फ जो करीबी अजीज़ थे जिनमें इसहाक डार की फैमिली थी वो सुबह पहुँचे। उसके बाद आज शहबाज शरीफ की जो अहलिया थी नुसरत शहबाज वो यहाँ पे पहुँची। अली इमरान जो उनके दामाद हैं और उनकी बीवी थी वो यहाँ पे पहुँची हैं और जो कारकुनान मुस्लिम लीग नून के रूटीन में यहाँ पे आते थे आज वो भी नहीं आए और इसकी सिर्फ वजह यही है कि कोविड की वजह से कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। लेकिन जो करीबी फैमिलीज़ मेम्बरान हैं उनको मखसूस टाइम के लिए मियां नवाज शरीफ के घर आने की इजाज़त है और वो यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है वकास अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। बुजुर्ग सियासतदान और लीग रहनुमा दानियाल अजीज़ के वालिद अनवर अजीज़ चौधरी को शकरगढ़ में उनके आबाई इलाके बदवाल मोड़ में सपुर्द खाक कर दिया गया। अनवर अजीज़ चौधरी की रस्म कुल कल दिन 11 बजे उनके बेटे दानियाल अजीज़ की रिहाइशगाह पर अदा की जाएगी। अनवर अजीज़ चौधरी की नमाज जनाजा में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कासिम खान, लीगी रहनुमा एहसन इकबाल, खुश अख्तर सुबहानी, राना मन्नान, मौलाना ग़ियासुद्दीन समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं, अजीज़ो अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कुछ बात कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। शरह सूद को 7% पर बरकरार रखा गया है। सनतकारों ने पॉलिसी रेट में कमी का मुतालबा कर दिया। इसी बारे में हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इजलास के बाद पॉलिसी बयान जारी कर दिया। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। कराची के सनतकारों का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में पॉलिसी रेट में कमी की जरूरत है। मौजूदा हालात में बांग्लादेश और भारत जैसे ममालिक से बराबरी करने में दुश्वारी रहेगी। अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स को देखें तो इस वक्त बांग्लादेश में 4% है पॉलिसी रेट और इंडिया में 4.75% है। तो इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि एटलीस्ट उनके बराबर किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ शायद जो है कि या तो नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो 0.5 गिराएंगे, और मगर हमारे जो बिजनेसमैन की डिमांड है वो 5 और 6 के दरमियान होने चाहिए मेरे हिसाब से। जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा उतना इंडस्ट्री के लिए बेहतर है, उतना आपकी इकोनॉमी के लिए बेहतर है, न सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बल्कि आपकी पूरी इकोनॉमी के लिए बेहतर है। दूसरी जानिब इक्तसादी माहिरीन का कहना है कि अफरात ज़र की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पॉलिसी रेट में इस्तेहकाम रखा गया है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़ कराची। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब एक मरतबा फिर वफाकी हुकूमत पर गरजे बरसे और बोले कि FBR के टारगेट पूरे करने से मुतल्लिक हुकूमत ने झूठ का रिकॉर्ड कायम कर दिया। वफाक ने सिंध के 82 अरब अभी तक अदा नहीं किए। इन माली मुश्किलात के बावजूद हम तरक्याती काम कर रहे हैं, लेकिन शहर में साजिशी अनासिर ने पीपल्स पार्टी का मैंडेट चुराया था। अगर PTI की हुकूमत ने कोई रिकॉर्ड तोड़ काम किया है तो झूठ बोलने का रिकॉर्ड तोड़ काम किया है। इन्होंने झूठ बोलने के अलावा, गलत बयानी के अलावा, पाकिस्तान की आवाम दुश्मन पॉलिसीज के अलावा किसी और चीज़ के ऊपर रिकॉर्ड कायम नहीं किया। अगर इनके दावे दुरुस्त हैं कि इनके FBR रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन कर रही है तो जो वादा आपने किया है NFC की मद में, आपने अपने बजट में जो वादा किया है आपको वादा पूरा करना चाहिए। आज की तारीख तक 82 अरब रुपए 82 बिलियन रुपीज़ का शॉर्टफॉल है जो कि NFC की मद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को अभी तक मुंतकिल नहीं किया है। 4 नई सड़कें हैं जिसको सिंध हुकूमत ने माली मुश्किलात के बावजूद उस पर काम स्टार्ट किया, उसका काम कंप्लीट किया और आज उसको पब्लिक के लिए खोल दिया जा चुका है। ये सिंध असेंबली का हल्का नंबर 109 है जहाँ पर कुछ साजिशी अनासिर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट तो चुराया था, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के दिल में यहाँ के लोगों के लिए मोहब्बत है वो आज भी जिंदा है। पाकिस्तान में जर्मन सफ़ीर बर्नार्ड शलाघैक ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि ये देखकर खुशी हुई है कि इस्लामाबाद में GIZ के ताउन से एक नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संग बुनियाद रख दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में जर्मन मिशन के नायब सरबराह डाइशमन ने शिरकत की। जर्मन सफ़ीर का कहना है कि यहाँ नौजवानों को मिलने वाली तकनीकी तरबियत से उनके लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे।
پاکستان میں جرمن سفیر برنارڈ شلاگہک نے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ اسلام آباد میں GIZ کے تعاون سے ایک نئے سینٹر آف ایکسیلنس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں جرمن مشن کے نائب سربراہ ڈائشمن نے شرکت کی۔ جرمن سفیر کا کہنا ہے کہ یہاں نوجوانوں کو ملنے والی تکنیکی تربیت سے ان کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ملکہ کوثر مری میں موسم سرما کی پہلی برف باری نے موسم سرد کر دیا۔ آسمان سے گرتے روئی کے گالوں سے وادی نے سفید چادر اوڑھ لی۔ دلکش موسم اور نظاروں کو سیاح خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ اسی بارے میں حیدر علی کی رپورٹ دیکھیے۔ مری کے خوبصورت ترین مقام مال روڈ پہ موجود ہوں اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ سردی کی شدت میں بھی انتہائی اضافہ ہو گیا ہے۔ کچھ سیاح بھی اس وقت مری کے مال روڈ پہ موجود ہیں جو اس برستے ہوئے گالوں کو دیکھ رہے ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک کپل موجود ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور اس مری کے موسم کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں۔ جی ہم اسلام آباد سے آئے ہیں اور موسم کو کافی انجوائے کر رہے ہیں۔ گاڑیاں بہت پھسلتی ہیں تو چینیں لگا کے آئے اور پراپر کپڑے شپڑے اپنے ساتھ لے کے آئیں۔ ہاں یہ کہ آنے تو تیاری کے ساتھ ہیں اور ضرور آئیں کیونکہ اب تو چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں، کالجز وغیرہ سب بند ہیں تو آنا چاہیے۔ مست ہے یہاں پہ آنا، خاص طور پہ اس موسم میں۔ بس جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ اس خوبصورت موسم میں آپ مری آئیں لیکن گھر ملبوسات اپنے ساتھ لائیں، اور اگر آپ گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں تو گاڑی احتیاط سے ڈرائیو کریں، گاڑی کے ٹائروں میں ہوا کم رکھیں، ہو سکے تو گاڑی کے ٹائروں کے اوپر 2 چین کا استعمال کریں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق برفباری کا یہ سلسلہ اسی طرح کبھی ہلکا کبھی تیز 24 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ جی اسلام آباد انتظامیہ نے ماحول دوست فیصلہ کر لیا۔ فیکٹریوں، گاڑیوں، بھٹوں سے زہریلی گیسز کے اخراج اور کوڑا کرکٹ جلانے پر دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ فیصلے کا فوری طور پر اطلاق ہو گیا ہے، 2 ماہ تک یہ نافذ العمل رہے گا۔ اسلام آباد انتظامیہ نے ماحول دوست فیصلہ کر لیا ہے۔ فیکٹریوں، گاڑیوں، بھٹوں سے زہریلی گیسز کے اخراج اور کوڑا کرکٹ جلانے پر دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ فیصلے کا فوری طور پر اطلاق ہو گیا جو 2 ماہ تک نافذ العمل رہے گا۔ اسلام آباد انتظامیہ ایکشن میں آ گئی ہے اور ماحول دوست فیصلہ کر لیا ہے۔ فیکٹریوں، گاڑیوں، بھٹوں سے زہریلی گیسز کے اخراج اور کوڑا کرکٹ جلانے پر دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کر دی ہے۔ رستم پاکستان انعام بٹ پہلوان بیٹی کے باپ بن گئے۔ انعام بٹ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر پورا خاندان خوشی سے نہال ہے۔ رستم پاکستان نے اپنے پرستاروں سے بیٹی کا نام تجویز کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ رستم پاکستان انعام بٹ پہلوان بیٹی کے باپ بن گئے۔ انعام بٹ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر پورا خاندان خوشی سے نہال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک پیاری سی چاند سی بیٹی عطا کی ہے جس پر تمام اہل خانہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ ہر بیٹی اپنے باپ کا فخر ہوتی ہے۔ میں تمام اپنے رشتہ داروں کا، میڈیا کا اور اسپیشلی اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری ہر خوشی میں آپ شریک ہوتے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور ان خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میری پیاری سی بیٹی کے لیے پیارے پیارے نام بتائیں اور جو نام سب سے زیادہ لوگ کہیں گے انشاءاللہ ہم وہی نام اپنی بیٹی کا رکھیں گے۔